लोकसभा निवडणुकीत चर्चा मुद्द्याची, तुमच्या भविष्याची. काय केलं असं विचारण्यापेक्षा काय केलं नाही. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत जनता काय विचार करते जाणून घ्या लेट्सअप चावडीमध्ये. प्रमुख शहरातील सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने. ते लोकांना काय काही बोलू शकतात. काही लोकांना डोळे तपासण्याची आवश्यकता आहे. परखड आणि खुली चर्चा लेट्सअप वर पाहायला विसरू नका. लेट्सअप मराठी. शाकुली के नाना भाऊ है, उनका फ्लावर गडकरी साहब ने बना है. ये तो वहाँ के उनके जाके खिलाफ लड़ रहे. को लगता है कि राम मंदिर आपने बांध दिया है तो राम राज्य आ गया. हाँ बिल्कुल रामराज आ गया. नल्ली के किनारे गली की बात करेंगे तो नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है मुंह से बड़बोले हैं. एक रोड रास्ता उनके गांव सुकड़ी में नहीं बना. गोंदिया जिले से जो जिला परिषद की स्कूलें थी 185 स्कूलें बंद करने का ऑर्डर दे दिया. ये अपने आंख में कांग्रेस का बहरूपी चश्मा पहने हैं और ये चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है. जिला परिषद और न्याय के लिए यहाँ स्वास्थ्य निकाय संस्था है, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रही है. 70 साल में नहीं हुआ है, वो 10 साल में हुआ है और विकास होने में समय नहीं लगा है. जनतेसाठी त्यांनी काय काम केलं त्यांना हे विचारून घ्या. मी आहे भंडारा गोंदिया या मतदारसंघामध्ये. हा मतदारसंघ तोच आहे ज्या मतदारसंघाने अनेक दिग्गज लोकांचा पराभव केला. त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1954ला निवडणूक लढवली आणि त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर उच्च शिक्षित असलेले श्रीकांत जिचकर यांना सुद्धा पराभवाचा सामना याच मतदारसंघामध्ये करावा लागला होता. तेच काय तर प्रफुल्ल पटेल यांना देखील पराभवाचा सामना करावा लागला होता. त्याच मतदारसंघामध्ये आता उभी फाईट होत आहे आणि 25 वर्षानंतर पंजा अर्थात काँग्रेसचा उमेदवार या मतदारसंघामध्ये भाजपसोबत लढाई करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. एका बाजूला विद्यमान खासदार सुनील मेंढे तर दुसऱ्या बाजूला नौखे असलेले प्रशांत पडोळे यांना नाना पटोले अर्थात काँग्रेसने मैदानात उतरवलेलं आहे. काय आहेत भावना कार्यकर्त्यांच्या काँग्रेस, भाजप आणि निर्दलीय आणि आम आदमी पार्टीच्या गोंदिया भंडारा या मतदारसंघातील तेच जाणून घेऊयात लेट्सअपच्या चावडीमध्ये. सुरुवातीला मी जातोय भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्याकडे की तुमच्या खासदारांनी काय केलं आतापर्यंत. भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो हैं उन्होंने इतने विकास के काम किए जिसको गिन नहीं सकते. अभी आप गोंदिया से लेकर के जबलपुर चले जाइए, यहाँ से लेकर के रायपुर चले जाओ, नागपुर चले जाओ, ये रोड और रास्ते को जो है आप देख लो, इस पे से आपको पूरे विकास दिख जाएगा. आप गिन के दिखाओ, जो जो विकास किया वो गिन के दिखाओ. मैंने रोड रास्ते बताया ना आपको. इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले जो वचन दे करके आए थे, राम मंदिर का मुद्दा निपटाएंगे, निपटाया. 370 हटाएंगे, हटाया. 3 तलाक हटाया. तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग यहाँ पर अगर ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे सुनील मेंढे ने क्या किया है. सुनील मेंढे के पिछले चुनाव में जिन लोगों ने भेजा था चुन करके मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए किया था, मोदी जी ने जब जो सुनील मेंढे ने अपना पाठिंबा जाकर के मोदी जी को दिया और मोदी जी ने डंके की चोट पे देश का विकास किया है, इतने बड़े बड़े जो काम किया है, आप एक भी कोई भी विरोधी ये बता दे कि जब मोदी जी जो है जिस समय संसद में जोर से बोल रहे थे, उस समय जब लोग विरोधी अगर बोल रहे थे मोदी हाय है, तो उस समय मेंढे जी पीछे खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, ये ताकत दे रहे थे. जिस समय विरोधी जो है उनके खिलाफ में अविश्वास लाया था, उस समय जिस भंडारा और गोंदिया लोकसभा के लोगों ने जब एक वोट से सुनील मेंढे को चुन करके भेजा था, तो उन्होंने एक वोट दे करके वही मोदी जी को एक वोट दिया, जिसके कारण राम मंदिर का मुद्दा हल हुआ, 370 के समस्या हल हुए और भी कई विकास के काम हुए. तो मेंढे जी को जिन लोगों ने चुन के भेजा था, जिस काम के लिए भेजा था, वह काम मेंढे जी ने पूरे निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के आधार पर वह काम पूरा करके किया है. और हम लोग जो आज भी जा रहे लोगों में वोट मांगने के लिए, तो डकर करके वोट मांगते कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने काम करके दिखाया है, उस काम के आधार पे आप जो है उन्हें वोट दे, उन्हें आशीर्वाद दे. नक्कीच काँग्रेसचे पदाधिकारी त्यांना उत्तर देण्याची संधी देऊयात. तुमचं काय त्यांना उत्तर आहे, प्रत्युत्तर काय त्यांना. मला यांना विचारायचं आहे की खरंच 370 मध्ये काय हटवली त्यांना माहीत आहे का. एकदा त्यांनी ह्या गोष्टीचं स्पष्टीकरण द्यावा. एक दुसरं हे म्हणतात की सुनील मेंढे साहेबांनी भारतीय जनता पक्षाच्या निष्ठेवर काम केलं. अरे भारतीय पार्टीच्या निष्ठेवर नाही, जनतेसाठी निष्ठेनं काम करायचं आहे. जनतेसाठी त्यांनी काय काम केलं त्यांना हे विचारून घ्या. आता यांनी म्हटलं की खूप कामं केलं. खूप कामं बनवून काही होत नाही. पर्टिक्युलरली तुम्हाला सांगावं लागेल की काय काम केलं. आणि दुसरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट हे जे म्हणतात की मोदीजी, आता मोदीजी हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत, यांच्याकडे सुद्धा मोदीजीचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे का. जे बोलायची आहे इथली जी स्थानिक समस्या आहे
खासदाराला बोलावं लागेल आणि खासदारांनी काय कामं केलं ते सांगावं पर्टिक्युलरली. आम्ही तर म्हणतो ह्या देशातले सगळ्यात निष्क्रिय खासदार म्हणजे आमच्या गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्राचे सुनील मेंढे. हे माझं एकदम स्पष्ट आरोप आहे. 185 स्कूलें बंद करने का ऑर्डर दे दिया, तो ये जबकि जिला परिषद में भी भाजपा शासित राज्य और राष्ट्रवादी युक्त चला रहे हैं, उसके बाद भी गोंदिया जिला परिषद में 185 स्कूलें बंद करने का आदेश मेरे पास अभी प्राप्त हुआ है बस 5 मिनट पहले. तो ये कौन सा विकास है? आमच्याकडे 2010ला जिल्हा परिषदने 432 शाळा निकृष्ट दर्जाच्या म्हणजे त्या पाडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पण आज बघा 14 वर्ष झाले एकही जिल्हा परिषदच्या शाळा पाडण्यात आलेल्या नाही आणि नवीन शाळा इमारती एकही बांधण्यात आलेल्या नाही. तुम्ही यावरून समजा की यांच्या शैक्षणिक दृष्टिकोन शून्य, आरोग्याकडे लक्ष शून्य. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आणि गोंदिया शहरामध्ये जे आता काँग्रेस पक्षांनी आपला जो विचार मांडला आहे की एवढ्या शाळा बंद होत आहे, काँग्रेसच्या रेजिममध्ये जेव्हा काँग्रेसची शासन होती महाराष्ट्रामध्ये तेव्हा एक सोबत भ्रष्टाचार करून 2,500 शाळा कॉलेजेसला एक सोबत परमिशन देण्यात आली. त्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये शाळेंचा जो हाल आहे तो बेहाल झालेला आहे. भाजपची सरकार आल्यानंतर त्याच्यावर बोगस जे विद्यार्थी शिकत होते ते सगळं बोगसिटी थांबून आता जे ओरिजिनल शाळा आहेत त्या शाळाच जिवंत राहतील, बाकी सर्व शाळा समाप्त होतील. ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार आल्यानंतर झालेल्या निर्णयामुळे सगळं आहे. राम मंदिराच्या प्रतिष्ठापनेला तुमचे लोक का गेले नव्हते, काँग्रेस का गेलं नव्हतं? मी तुम्हाला सांगतो, राहुल गांधीजी बसले होते मंदिराच्या समोरात, त्यांनी जाऊ दिलं नाही. एक गोष्ट अयोध्या डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट मध्ये 2 कोटीची जागा 25 कोटीला विकून यांनी किती घोटाळे केले हे सांगा. सीएजीची रिपोर्ट सांगतो की अयोध्यामध्ये घोटाळा झाला. एक सांगा, इस देश के शंकराचार्य ने जिस मंदिर में कहा कि इस मंदिर का मुहूर्त से उद्घाटन नहीं हो रहा है, जिस देश का शंकराचार्य तो धर्म का संस्थापक है, चारों शंकराचार्य उस मंदिर के उद्घाटन पे नहीं आए. उनका कहना था, अरे ये बताइए मोदी जी कोई पंडित है क्या? इस देश का धर्म शंकराचार्य जी चलाते हैं. आज उस शंकराचार्य को पैदल चलना पड़ रहा है. कल अमित शाह जी का सिंदूरवापा में प्रचार हुआ, उन्होंने कम से कम 50 बार सिर्फ श्री राम मंदिर बोला हुआ है. राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने लेकर के आगे बढ़ा था. और कोई देश और दुनिया में अगर कोई पार्टी अगर होंगे तो हिंदुत्व और भारतीय विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी है. की राम मंदिराचा मुद्दा करून किंवा राम मंदिरावर बोलून विकास होत नसतो. राम मंदिर हा देशाचा विकासाचा मुद्दा नाही आहे, हा धर्माचा विषय आहे आणि धर्माबद्दल सगळ्यांना एक प्रकारची आस्था असते. आणि या देशामध्ये सगळ्यात मोठा मुद्दा राम मंदिरचा होता, जो मोदीजींच्या काळामध्ये निकाली काढण्यात आला आणि याच्यामध्ये माननीय सुप्रीम कोर्टाने जे आदेश केलेले आहेत त्या अनुषंगानेच सगळं काही करण्यात आलेलं आहे. म्हणून राम मंदिर हा विकासाचा नाही तर आमच्या स्वाभिमानाचा हा प्रश्न होता आणि हा निकाली काढण्यात आलेला आहे. मंदिरं बांधून जर लोकांचा विकास होत असेल तर मी म्हणतो प्रत्येक गावात तुम्ही मंदिरं बांधा. जर भाजपा असं म्हणणं आहे का मंदिरं बांधल्याने जर आमच्या देशाचा विकास होत असेल, आर्थिक दृष्ट्या जर आम्ही मंदिर बांधण्यास सक्षम होत असू तर फक्त मंदिरच बांधा, तुम्ही आरोग्य आणि शिक्षणाकडे लक्ष देऊ नका. को लगता है कि राम मंदिर आपने बांध दिया है तो राम राज्य आ गया? हाँ बिल्कुल राम राज्य आ गया. राम राज्य आ गया. मैं कांग्रेस के मेरे मित्रों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने हर बार ये कहा, कांग्रेस ये प्रचार करती थी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. मोदी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में तारीख भी बताई और उस मंदिर का उद्घाटन भी किया. जिस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के राज में सुशासन लाने का काम हुआ है और राम राज्य के माध्यम से देश के अंदर में राम राज्य की निश्चित रूप से स्थापना हुई है. भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटे, अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे. मतदाताओं के जो काम है उसके लिए कभी भी आगे होकर के किया है. अब रहा सवाल कि जब तक के शक्ति और सत्ता दो पार्ट है. अगर आप जनता की सेवा करना चाहते तो आपके पास सत्ता नहीं रहेंगे तो सेवा नहीं करेंगे, विपक्ष में होकर के खाली चिल्लाते रहो. तो सत्ता के बनाने के लिए लोकतंत्र के आधार पे जनता की जो जिस तरीके से लोकतंत्र देते हैं, अगर उनकी संख्या बल अगर नहीं है तो संख्या बल मिलाने के लिए तो आपको किसी न किसी की अगर सेवा करना है तो किसी न किसी को जमा करना पड़ेगा. अब वो जमा करने के बाद में सत्ता में आने के बाद में ही सेवा कर सकते. अब उसमें कुछ अगर बोलेंगे कि भैया नीतियों को बाजू कर दिया तो ये तो लोकतंत्र के जो जनता जो है जिनको विश्वास जिस पे करके भेजा है, तो जैसा उन्होंने सत्ता जो भेजा है या जैसे लोगों को भेजे है उसी के आधार पे आपको सरकार चलाना पड़ेगा. भाजपा नीति पे चलती है कि नहीं?
भाजपा बिल्कुल अपनी नीति पे चल रही है। जनता का काम 140 करोड़ के देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ का जाम आखिरी अंत्योदय तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए पूरी की पूरी योजना करी है। और ये चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है। जिला परिषद और न्याय के लिए यहाँ स्वास्थ्य निकाय संस्था है, वो अपनी ईमानदारी से काम कर रही है। करके आज कांग्रेस की स्थिति क्या है कि 30 साल के बाद टिकट मिली है, एक आदमी कोई काम करने तैयार नहीं है। 3 से 4 कार्यकर्ता इस पूरे विधानसभा में काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मगर 30 साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, मगर घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी घबराई नहीं, चुनाव जीत चुकी है। सिर्फ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बदलने के लिए कोई चुनाव नहीं हो रहा है। हमारा सांसद नई संसद में कितनी संख्या बढ़ के आएगी उसके लिए चुनाव हो रहा है। और गोंदिया बंजारागंज की जनता होशियार है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना। सरकार बदलने के लिए चुनाव नहीं हो रहा। यहाँ जनता कमल के साथ थी। यह भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का गढ़ है। यहाँ प्रफुल्ल भाई पटेल भी चुनाव नहीं जीत सके, ऐसा गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी लाखों मतों से चुनाव जीतेगी। डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो। डेवलपमेंट पूरी दुनिया ने मोदी जी का लोहा माना है। विदेश में हमारी साख बनी है, तो कहीं ना कहीं दुनिया, यूरोप, अमेरिका जो प्रगतिशील स्टेट हैं, जो विकसित देश हैं, वो यदि भारत का लोहा मान रहे हैं तो इस देश के डेवलपमेंट के नाम पे मान रहे हैं। कोई कर्जा नहीं है। आप जिस तरह की रिपोर्ट, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर, इन्होंने चारों तरफ गोंदिया के रास्ते बनाए, रिंग रोड बने, साकोली का फ्लाईओवर बनाए। काम पूछ रहे, काम बता रहा हूँ। साकोली का फ्लाईओवर बना के नहीं पूछो। साकोली के नाना भाऊ है, उनका फ्लाईओवर गडकरी साहब ने बनाया। ये तो वहाँ के उनके जाके खिलाफ लड़ रहे। नागपुर के रहवासी नहीं है नाना भाऊ, और वहाँ गडकरी साहब के खिलाफ चुनाव लड़े और पराभूत हुए। और यहाँ पे फिर गोंदिया भंडारा से इसके पहले मोदी जी के लिए वोट मांगे थे, पूछो मांगे थे कि नहीं मांगे थे, और 2.5 साल में भाग गए। पालकमंत्री जे यायचे काँग्रेस वगैरेंचे, तर ते टॉयलेट, एखाद छोटा मोठा रस्त्याचं उद्घाटन किंवा भूमिपूजन करायचे. मी आपल्याला सांगतो की मागच्या रेजिममध्ये नगरपालिका गोंदिया आमच्या भारतीय जनता पक्षाची होती. लगभग 500 करोडचे कामं या शहरामध्ये विभिन्न विकासात्मक जे काम करण्यात आले त्याच्यामध्ये रोड रस्ते बांधणे आहे, त्याच्यामध्ये तलाव नवीन निर्माण करणे आहे, शाळांची दुरुस्ती आहे, शाळांकरता करण्यात आलेले कामं आहे, त्याच्यामध्ये कचऱ्याचं नियोजन करण्याचं काम आहे. लगभग 3 करोडच्या लागतनी घनकचराचं जे व्यवस्थापन गोंदिया शहरामध्ये एक साफसफाई दिसत आहे ते आम्ही सगळं केलेलं आहे. स्थानीय मुद्दों में देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों में चारों तरफ नेशनल हाईवे रोड गोंदिया भंडारा जिला में एक भी बचा नहीं. 3री लाइन रेलवे के हो चुके हैं. ये भारतीय जनता पार्टी गोंदिया की एक ट्रेन आने पे सांसद दी थी, अभी कम से कम 13 ट्रेन नहीं चालू हुई है. वंदे भारतम पूरे देश में सबसे पहले चालू हुई है. आज गोंदिया का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के दर्जे का बन रहा है. कुछ विषय नहीं है कांग्रेस के पास करके आपसी में लड़ाना, और जो उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो, उसी में वो काम कर रही है. नेस्त नाबूद कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं सकती. 2100 मत लेने वाला इनका उम्मीदवार जो बोल नहीं सकता, अपने मुद्दे मान नहीं सकता, खड़ा किया है, वो जीत के लाएंगे ऐसा उनका विश्वास है. उनके कांग्रेस के आदमी और उनके वीडियो में उन्होंने बेच डाले. ये सीट का वीडियो चल रहा है. 2100 मत लेने वाले आदमी को अब खड़ा किए हो, आप समझ सकते. और वो नाना 3 साल में ये मतदार संघ को छोड़ के भाग गया था. तुमचे प्रशांत पडोळे जे शिवसेनेकडून या आधी विधानसभा मतदार निवडणूक लढले होते, त्यांचं डिपॉझिट जप्त झालं होतं, असा कमजोर उमेदवार तुम्ही दिला इथे. हे एकदम चुकीचं आहे. त्यांनी काँग्रेसला समर्थन दिलेला होता. त्यांनी निवडणुकीत फॉर्म भरला, पण त्यांनी त्यानंतर काँग्रेसला समर्थन दिल्यामुळे त्यांनी आपला प्रचार काँग्रेससाठी केला होता. त्यामुळे त्यांना फक्त 2100 मतं मिळाले होते. त्याच्यात आम्ही खोटं बोलणार नाही. 2100 मतं भेटले, पण त्यांनी आपला समर्थन काँग्रेसला दिला होता. मेडिकल कॉलेज मंजूर झाला होता 7 वर्ष अगोदर. आजपर्यंत तो आमचा आमदार होता, तो कोर्टात गेला होता, काँग्रेसचा आमदार. तुम्ही थांबा, आम्ही सांगतो, तुम्ही थांबा, आम्ही सांगतो. आमचा उमेदवार, आमचा आमदार कोर्टात गेला, त्यांनी कोर्टात आणलं आणि त्याच्या 7 वर्षापासून एक भिंत बनली आहे फक्त त्या मेडिकल कॉलेजची एक भिंत बनली ते म्हणतात. मेडिकल कॉलेजचा 1000 करोडचा प्रोजेक्ट सुरू आहे. आता तुम्ही बघून त्याचं रिकॉर्डिंग करा. हे खोटे बोलून नवीन 2 टेंडर झालेला आहे. 1000 करोडचा प्रोजेक्ट झालेला आहे. हे खोटे बोलून राजकारण करून राहिला. यांच्याकडे काही मुद्दा नाही. या लोकांमध्ये लोकतंत्र डुबने वाला है. ये सब बोल के आपसी में लड़ाने का काम. भारतमाला प्रोजेक्टची CAG रिपोर्ट काय म्हणते
एका किलोमीटरवर 7 कोटी रुपये एक्स्ट्रा खर्च झाले, म्हणजे 7 कोटी रुपयाचा घोटाळा झाला. या देशात 18,000 कोटी रुपयाचा घोटाळा फक्त भारत माला प्रोजेक्ट मध्ये झाला. सीएजी रिपोर्ट बघा. काम सांगा. काम रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरफ से बन रहा है, आज माल धक्का बाहर जा रहा है, देश देश में हो रहा है. और आज मोदी जी का हाथ यदि गोंदिया वाले ने मजबूत किया है तो मेंढे जी की सांसद में बन के किया है. विकास तो हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन काम धंधे चौपट हो गए हैं, भुखमरी जो बढ़ गई है और मोदी सरकार जनता को वो बना रही है, पंगु बना रही है. फोकट का अनाज, फोकट का ये, इनको रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए. एक देश एक कर की दिशा में कदम बढ़ाया है. लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी से राजस्व जमा होता है और वही राजस्व पूरे देश के अंदर विकास कार्यों में खर्च होता है. आज देश के अंदर जो हम बदलता हुआ चेहरा देख रहे हैं, जिस बात को लेकर हम जनता के सामने जा रहे हैं, मैं लगातार ग्रामीण भागों का दौरा कर रहा हूं. मोदी जी की नीतियां गांव-गांव तक पहुंची है और ये सारी नीतियां गांव-गांव तक पहुंचाने में उनका जो उद्गम रहा है, उनका जो सोर्स रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सारे करों का संकलन है और इसके माध्यम से ही देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है. मुर्द्यावर पैसे खाल्ले नाहीये निराधार योजनाचे. सीएनजी रिपोर्ट नाही बोलत आहे, मुर्द्यावर पैसे खाल्ले नाहीये. पहिले लोकांना पैसे मिळत नव्हते, आज निराधार योजनाचे पैशामध्ये पारदर्शकता आली आहे. 1,000च्या बदली 1,500 झाले आहे आणि प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पैसे नाही चालले. बँक खात्याच्या माध्यमातून महिला बँकेत चालली आहे. महिलेला बँकेत जायचा रास्ता मिळाला आहे. कर्ज में कांग्रेस की सरकार में देश गया था, आज विकास के पथ पे चालू है. आज देखो विकास केला भंडारा गोंदियामध्ये काय विकास केला? गोंदिया के अंदर में एयरपोर्ट, आप देखिए एयरपोर्ट यहाँ बहुत सालों से बना हुआ था, उसमें अगर फ्लाइट चालू करवाया है तो इसका श्रेय सुनील जी मेंढे को जा रहा है. आप रेलवे स्टेशन जाके देखिए, रेलवे पहले 50 रेलवे स्टेशनों में से जो पहला काम हो रहा है वो गोंदिया के रेलवे स्टेशन का हो रहा है. जो 60 और 70 साल में नहीं हुआ है वो 10 साल में हुआ है और विकास होने में समय नहीं लगा है. आज हर महिला सक्षम हुई है, हर महिला सक्षम हुई है. सबसे पहली बात कि ये जो मुद्दे हैं ये राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पे होता है. अब हमारे ये साथी लोग नली के किनारे गली की बात करेंगे तो नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है मुंह से बड़बोले हैं. एक रोड रास्ता उनके गांव सुकड़ी में नहीं बना, तो क्या बातें करेंगे. बात राष्ट्रीय मुद्दों की. और कोरोना काल के 2 साल थे जिसमें सुनील जी मेंढे काफ़ी सक्रिय रहे, जो हो सकता था उन्होंने किया. और रही बाकी आसपास के हाईवे, नेशनल हाईवे वगैरह जो भी है वो नितिन गडकरी जी के सहयोग से उन्होंने किया है, काफ़ी काम किया. एक तो चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की रक्षा एक विषय बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से बीजेपी को वोट मिलने वाले हैं. लेकिन जो बीजेपी सरकार ने एक काला कानून लाई जीएसटी के मुद्दे से हर व्यापारी, छोटा बड़ा व्यापारी परेशान है. व्यापार कम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ज़्यादा बैठता है, पूरा व्यापार तहस नहस कर दिया. एक ज़माने में भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी कहलाती थी, आज व्यापारियों की सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हो गई है. आज मतदाता मैं देख रहा हूँ, पहले निश्चित था कि हमको किसको वोट देना है, आज मतदाता वह पो में है किसको वोट देना है उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है. आखिर जब मतदान करने जाएगा वहाँ तक कि उसको असमंजस रहेगा कि वोट किसको देना, ये ऐसा मुझे लग रहा है. आता हे म्हणतात आयुष्मान भारत. सीएजीची रिपोर्ट काय म्हणतो, एका नंबरवर 8 लाख लोकांचे नाव रजिस्टर्ड आहे. ह्या लोकांनी आयुष्मान भारतच्या नावाने आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या नावाने गरिबांच्या मुर्द्यांचे पैसे खाल्ले. भारतीय जनता पक्षाने गरिबांचे मुर्द्यांचे पैसे खाल्ले. सरकार जर विकास करत आहे, एवढा कर्जा कसा झाला. या देशाला 55 लाख कोटी कर्जा घ्यायला 70 वर्ष लागले. यांनी 2,05,000 कोटी कर्ज फक्त ह्या 9 वर्षात केले, म्हणजे 2023 पर्यंत. म्हणजे एवढे ईमानदार आहेत देशाला. ये एयरपोर्ट की बात करते तो कितने एयरपोर्ट सरकार के पास में ये आंकड़े देते और कितने एयरपोर्ट प्राइवेट के पास है. सरकार के पैसे से एयरपोर्ट की मरम्मत और पूरे प्राइवेटाइजेशन को देना. बीजेपी के पास इस समय करोड़ों रुपए का चंदा आया है. मैं पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी स्वच्छ छवि की पार्टी जिनका एकदम ईमानदारी का थप्पा अपने ऊपर लगा के घूमती है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच क्यों नहीं कराते. इनके पास जो चंदा आया है, ऐसी कंपनियों ने जो गौ हत्या करती है, जिनको स्लॉटर हाउस दिया गया है, वो 500-500 करोड़ रुपए का चंदा इनको दिया है. महिलाओं के लिए क्या किया मोदी सरकार ने? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण महिलाओं ने लागू किया. महिलाओं को पूरी योजना
घरकुल योजना में आप महिलाओं को हर जगह और साधुस्थान में योजना में सभी महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। बताइए महिलाओं के लिए क्या किया? 136 योजनाएं हैं केंद्र शासन की भाजपा की, जिसके अंदर में सर्वाधिक योजनाएं अगर महिलाओं के लिए है। वो सिर पे पानी लेके जाती थी तो उनके लिए पानी के नल जल मिशन है, उनके लिए घर पे छत होना चाहिए तो उनको घर खोल दिया, उनका स्वास्थ्य रहना चाहिए, उनको डिजिटल किया गया, उनको स्वयं सहायता मुद्दों के तहत लोन दिया जा रहा है, पूरी योजनाओं महिलाओं के लिए। नहीं, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, हाँ, व्यापार पे कोई बात नहीं करता, कोई जीएसटी पे बात नहीं करता। गोंदिया की उड़ान पुल की जो व्यवस्था है, गोंदिया की उड़ान पुल की जो पुराना छोटा उड़ान पुल था, बहुत अच्छी व्यवस्था में था, आज उसको तोड़ के 3 साल हो गया, पर कोई हमारा सांसद जो था सुनील मेंढे जी, उन्होंने कहीं भी उसको ये नहीं किया। आज गोंदिया नगर परिषद की डंपिंग यार्ड की व्यवस्था बहुत खराब है। भावना काकू को मालूम है कि क्या स्थिति में चल रहे हैं हम लोग। और वो नाना 3 साल में ये मतदार संघ को छोड़ के भाग गया था। एक बार नाना पटोले जी बोलते हुए संन्यास लूंगा, संन्यास नहीं लिए, फिर से डमी कैंडिडेट। ओबीसी के कितने हॉस्टल हमारे यहाँ बनाए गए और ओबीसी पार्टी है, राजकीय पार्टी का आरक्षण कब मिलेगा ओबीसी को, इतना बताइए। मेरी बात सुन लो आप। ओबीसी फडणवीस साहब जब भी भाषण देते हैं, फडणवीस साहब जब भी भाषण देते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि हमारी बीजेपी पार्टी ओबीसी की पार्टी है। महाराष्ट्र में जितने जिले हैं, क्या आपने ओबीसी लोगों के लिए वसति गृह हॉस्टल बनाए, स्थल बनाए? कितने बनाए, कब बनाए? और ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण हटा है वो कब लागू होगा, इतना बताइए। आपके सुनील मेंढे के जीत की गारंटी कितनी है? 3.5 लाख वोटों से गोंदिया भंडारा में अगली बार वो यहाँ विकास का परचम लेके दिल्ली जाएंगे। जनशक्ति की ताकत देखियो, 2100 वोट लेने वाला 2,10,000 वोटों से जीतेगा, ये कांग्रेस की ताकत है। के लोकसभा के उम्मीदवार को 25 गांव से जनता ने भगा दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर प्रशांत राव पडोड़े है, वो जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, उच्च शिक्षित है, कि 1 लाख पार प्रशांत पडोले वोट मिलेंगे। हाँ, वो तो कितने मिलेंगे, वो तो कल वोट मिलेंगे वो बोल रहे हैं। नहीं। और आपको बताता हूँ, अरे बोलने से नहीं होता, इनका जनमान जो मतदाता में जो 1 मिनट मतदाता में जो जाना चाहिए, इन्होंने मतदाताओं के लिए क्या किया। मतदाता बिल्कुल इनसे नाखुश है, इसीलिए डॉक्टर प्रशांत राव पडोले विजय होना तय है। किसानों के प्रति इनका क्या है? हमारा उम्मीदवार टिक रहा है, इसीलिए तो इनको प्रफुल्ल भाई जी को साथ में लेना पड़ा, गोपाल दास जी को साथ में लेना पड़ा। सुनिए तो मेरी बात, आप इनको देखो, इनके अंदर घबराहट देखो, कितनी घबराहट है, इनके नेताओं में घबराहट देखो। इनसे आप जिनके खिलाफ हमेशा लड़ते थे वो आज इनके साथ इनको लेना पड़ रहा है। अगर ये 400 पार वाली बात कर रहे हैं तो इनको क्यों लोगों को साथ में लेना पड़ रहा है? भारतीय जनता पक्षाने गरिबांचे मुर्द्यांचे पैसे खाल्ले। पिछले चुनाव में इनका उम्मीदवार शिवसेना से चुनाव लड़ा था और शिवसेना से चुनाव लड़ने के बाद में कांग्रेस को समर्थन किया था, तो वो बेईमान उम्मीदवार पिछले चुनाव में शिवसेना और भाजपा के जैसे युति थी, अलग अलग नहीं लड़ रहे थे, तो जिसको शिवसेना ने खड़ा किया था वो बेईमानी करके कांग्रेस के साथ में था। दूसरी बात यह है कि आपके साथ भी अजित पवार है, आपके साथ भी अजित पवार है, कल नहीं हमारे पास जो बेईमान उम्मीदवार है। रन छोड़ खासदार को, जो 2.5 साल में रन छोड़ के भाग गया, वो खासदार को अभी तुम सामने ला रहे हो, लेकिन हमारे खासदार ने पूरे 5 साल कम विश्वास के साथ टिकट मिली है। वो बोल रहे कि बेईमान उम्मीदवार आपके साथ है। इनके खासदार को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया कि भैया आप खासदार बन गए हो, अब नगराध्यक्ष नहीं रह सकते। बताओ इनका खासदार कितना बेईमान है, जनता से बेईमानी कर रहा है। हमारे केजरीवाल जी की दहशत इतनी बीजेपी में बढ़ गई थी, इलेक्शन के समय उनको अंदर डालना पड़ा। और देखो सर, आज भी ऐसी है कि सिर्फ उनको पूछताछ के लिए अंदर है ना, उनके ऊपर चार्जशीट रखा गया। सबका साथ सबके विकास के माध्यम से आज पूरे लोग साथ में है, और मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास रहेगा और मुट्ठी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तुम्हाला काय वाटतं, पटोलेंचा फॅक्टर चालेल की प्रफुल्ल पटेलांचा? पटोलेजीचा तर चालत आहे, पण भारतीय जनता पार्टी का दर्या उचलत आहे?
पटेल म्हणजे कुठे राष्ट्रवादी आणि उमेदवार कोणाचा? भारतीय जनता पक्षाचा. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आता फक्त दर्री उचलायचंच काम उरलेलं आहे. पहिले गोपालदास येऊन यांच्या डोक्यावर नाचले, आता प्रफुल्ल पटेल येऊन नाचून राहिले. हे फक्त दर्ऱ्या उचलून राहिले, खुर्च्या लावून राहिले. प्रफुल्ल पटेल के भरोसे आपका उम्मीदवार है, ऐसा मानना है उनका? प्रफुल्ल पटेल जी हमारे महायुति के घटक है, महायुति के घटक के नाते वो अपना कार्य कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो माननीय सुनील मेंढे पिछले बार भी सांसद थे और अभी भी सांसद है, और इसके बाद ये अपने आंख में कांग्रेस का बहरूपी चश्मा पहने हैं.